हेलो, क्या हाल? बढ़िया। लीजिए भाई, जेई का एडवांस का एफ का पेपर 2 लेकर के आ गया 2020 का। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन इंटीजर टाइप का है हमारे पास, सिंगल डिजिट में। फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट रियल पार्ट ऑफ दैट डिनोट द रियल पार्ट ऑफ दैट एज बी द सेट ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर सैटिस्फाइंग द इक्वेशन दैट की पावर 4 minus mod z की power 4 is equals to 4 iota z square, where iota is root minus 1 and the minimum possible value of modulus of z1 minus z2 का whole square, where z1 z2 belongs to S with the real part of z1 positive and real part of z2 negative। ठीक है भाई, क्या करो आप इसको ऐसे इंटरप्रेट कर लो, माइनस का मॉड जेड का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं अपन जेड स्क्वायर इंटू जेड बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आइटा जेड स्क्वायर। ठीक है, तो जेड स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आइटा जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वन ऑफ द सोल्यूशन हो गया। ठीक है, 4 सोल्यूशन आने तो दोस्त ने दे दिए, रिपीटेड मान लो आप, तो बाकी यहाँ से आ जाएंगे जेड स्क्वायर माइनस जेड बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आइटा, जेड स्क्वायर माइनस जेड बार का आइटा इक्वल टू 4 स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस आइटा वाई अगर मैं रख दूंगा तो एक्स प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस आइटा वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 आइटा। ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर कटेगा, 4 आइटा एक्स वाई इक्वल टू 4 आइटा आ जाएगा, यहाँ से एक्स वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब बाकी जो 2 रूट होंगे सॉरी वो इस पे लाई करेंगे। ठीक है, इस पे लाई करेंगे मतलब एक हाइपरबोला पे लाई करेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू 1, और उसने बोला इस पे 2 पॉइंट होने चाहिए। एक पॉइंट मान ले यहां तक कहीं z1 और एक पॉइंट मान ले यहां कहीं था z2। ऐसा क्यों किया मैंने, उसका लॉजिक है, रियल पार्ट ऑफ z1 पॉजिटिव दे रखा है, मतलब x1 पॉजिटिव होगा और y1 भी पॉजिटिव होगा। ऐसे रियल पार्ट ऑफ z2 नेगेटिव दे रखा है उसने, मतलब x2 नेगेटिव होगा, और x2 नेगेटिव होगा तो y2 भी नेगेटिव होगा। ठीक है, इसकी कंडीशन थे। तो इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। आपको पता है कि बहुत सिमेट्री है, तो बहुत डायरेक्ट भी आप चाहे तो बोल सकते थे कि जो इसके अलाउंग कॉमन नॉर्मल होगी ना 45 डिग्री पे, यही हमेशा मिनिमम डिस्टेंस जनरेट कर रही होगी। तो ये पॉइंट भी होगा 1,1 और ये पॉइंट होगा -1,1 और यहाँ से डिस्टेंस √2 आएगा, डिस्टेंस √2 आएगा, तो इनके बीच का डिस्टेंस 2√2 हो जाएगा। और उसने आपसे पूछा था मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर मिनिमम बताओ, तो वो आ जाएगा √2 प्लस √2 2√2 का होल स्क्वायर, दैट विल बिकम आउट टू बी 8। एक तरीका डायरेक्ट अगर करना है, नहीं करना है, मान लो आपको नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है भाई, मेथड 2 देखो ये तो मैंने डायरेक्ट मेथड से बता दिया। along the common normal with the symmetry, तो विद द सिमेट्री है, फिगर बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो जो नॉर्मल होगी सेंटर से पास करनी चाहिए 45 डिग्री पे। ठीक है, नहीं इससे करना है मान लो, ठीक है, तो आप यही कर लो z1 माइनस z2 के मॉडुलस का होल स्क्वायर, तो बन जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से x1 स्क्वायर आएगा प्लस x2 स्क्वायर आएगा प्लस का y1 स्क्वायर आएगा प्लस का y2 स्क्वायर आएगा प्लस का 2x1 माइनस x2 आएगा प्लस का 2y1 माइनस y2 आएगा। इसमें AMGM लगा दो, इसमें इन सब में सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 एंड दिस दोनों पॉजिटिव बना दिए। x2 नेगेटिव था माइनस x2 पॉजिटिव माइनस y2 पॉजिटिव। 8 टर्म्स ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन 8 टर्म में अपन AMGM इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, तो x1 स्क्वायर प्लस का x2 स्क्वायर प्लस का y2 स्क्वायर प्लस का 2x1, ठीक है, प्लस का माइनस x2 प्लस का 2y1 प्लस का माइनस y2 बाई 8 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इसकी पावर 1/8 हो गई, 8th रूट ऑफ इन सबका प्रोडक्ट, इन सबका प्रोडक्ट आ जाएगा 4 आ जाएगा, x1 क्यूब आ जाएगा, x2 क्यूब आ जाएगा, y1 क्यूब आ जाएगा और y2 क्यूब आ जाएगा। ठीक है, विद माइनस साइन। ठीक है,
बाई 8 आ गया यहाँ पे, और इन सब की वैल्यू 1 आएगी, x1 क्यूब y1 क्यूब 1 x2 क्यूब y2 क्यूब 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, तो मिनिमम वैल्यू 8 आ जाएगी, तो आंसर 8 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी दैट ए मिसाइल हिट द टारगेट सक्सेसफुली 0.75, प्रोबेबिलिटी हिट करेगा 3/4, प्रोबेबिलिटी हिट नहीं करेगा 1/4। ठीक है, इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द टारगेट कंप्लीटली एट लीस्ट 3 successful hits are required. The minimum number of missiles that have to be fired so that the probability of complete destroying the target is not less than 0.95. एक कॉमन क्वेश्चन, शीट का, नोट्स का, कॉपी का, कहीं का भी बोल सकते हैं आप। तो हिट करेगा 0.95, ठीक है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी हिट नहीं करेगा। लेट इन एंड ट्रायल्स, एन बार वो गोली चली और हिट करा तो 3 डिस्ट्रॉय चाहिए, तो 1 माइनस हिट नहीं करेगा। अब 1 माइनस हिट नहीं करेगा मतलब n में से कोई भी हिट ना करे, n से 0 हिट ना करे की पावर n, ठीक है, या फिर एक हिट कर जाए, ठीक, बाकी हिट ना करे, या फिर 2 हिट कर जाए। ये प्रोबेबिलिटीज लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। हिट ना करे की पावर n-2, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.95। यहाँ से इनइक्वालिटी बन के आएगी, वो इनइक्वालिटी बन जाएगी 9n स्क्वायर माइनस का 3n प्लस का 2 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 4 की पावर n बाई 10। अभी क्वेश्चन क्यों टफ है उसके पीछे लॉजिक सुनना। क्वेश्चन क्यों टफ है उसके पीछे लॉजिक सुनना। इस स्टेप पे यहाँ तक तो कई लोग कर लेते हैं, बच्चे ने अगर कर रखा होगा, थोड़ा सा आइडिया होगा तो कंफर्टेबल रहेंगे। अदरवाइज इस स्टेप के बाद आपको कुछ नहीं करना है, n की वैल्यू इंटरप्रिटेट ही करनी है। n की वैल्यू 3 रखेंगे, n की वैल्यू 4 रखेंगे, चेक करना है, चेक, ठीक है। n की वैल्यू 4 रखेंगे, n की वैल्यू 5 रखेंगे, ये होल्ड नहीं करेगा, इनइक्वालिटी रिवर्स आएगी। और जैसे n की वैल्यू 6 रखोगे वैसे ही होल्ड कर जाएगा। तो करस्पॉन्डिंगली जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आंसर 6, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं टफ में डाल रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन, चेक करना पड़ेगा सारी वैल्यूज पे। क्वेश्चन एक सर्किल का क्वेश्चन है, बोला वो भी द सेंटर ऑफ द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, एक सर्किल दिया हुआ है, ठीक है। एक लाइन दे रखी थी, कैसी दे रखी थी मुझे नहीं पता, मैंने रैंडम फोटो खींची है। तो बोला इसने इसको p पे और q पे कट किया है, फिर इस ट्राइंगल का सर्कमस्क्राइब करने वाला एक सर्किल होगा जिसका कि सेंटर एक लाइन पे लाई करता है, वो r की वैल्यू बताओ। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, s तो दे रखा था तुम्हें, मान लो ये s1 दिया हुआ था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। मैंने एज्यूम कर लिया लेट s2 पासेस OPQ, तो जो s2 हो जाएगी इसकी इक्वेशन होगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2by इक्वल्स टू 0। सेंटर आ गया इसका a, b, ठीक है। लाइफ किस पे लाई करता है, ऑन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। दिस इंप्लाइज a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4, एक इक्वेशन डाल करके छोड़ दिया। अब जरा PQ को ध्यान से देखो, तो PQ इज वर्किंग एज रेडिकल एक्सेस ऑफ S1 इज इक्वल्स टू 0 एंड S2 इज इक्वल्स टू 0। PQ जो है, PQ इस शेडेड सर्किल और कंप्लीट सर्किल की रेडिकल एक्सेस का काम कर रही है, RA का। तो PQ की इक्वेशन लिख दी जो कि S1 माइनस S2 से आ जाएगी, तो आ जाएगी 2AX प्लस 2BY प्लस R स्क्वायर, दिस माइनस दिस कर रहा हूँ, दिस माइनस दिस कर रहा हूँ, सॉरी। तो 2AX माइनस R स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ जाएगी, ठीक है ना। और PQ जो दिया है, गिवन है हमको PQ, वो क्या गिवन है बेटा, गिवन है 2x प्लस 4y प्लस माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास a/1 b/2 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर बाई 5। दोनों को कंपेयर कर दिया अपन ने, ठीक है, इनपुट इन 1 और पहले वाले में पुट कर दिया उठा करके।
तो आर स्क्वायर बाई 5 प्लस का 2b का मतलब 4r स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 4, 5r स्क्वायर इज इक्वल टू 20, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यहाँ से r इज इक्वल टू 2 आ गया। जो रेडियस दे रखी थी वो √5/2 से बड़ी चाहिए थी, तो देखिए √5/2 से बड़ी रेडियस आ गई, यानी करेक्ट आंसर आएगा करेक्ट आंसर आएगा इंटीजर का आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो मीडियम में दे सकते हैं इसको, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसलिए मीडियम में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलना है। The trace of a square matrix is defined by the sum of the diagonal matrix if A is a 2x2 matrix such that the trace of A is 3 and the trace of A cube is -18। तो मैंने मान लिया एक मैट्रिक्स A थी ABCD, trace of A should be given as 3, यहाँ से A plus D इक्वल टू 3 आ गया, तो दिस इम्प्लाइज मैट्रिक्स A एक्चुअली में आ गई, उसका नाम आ गया ABC और D की जगह पुट कर दो 3 माइनस A। एक्चुअली मैं अननोन ज़्यादा की जगह मैं कम अननोन से कैलकुलेशन करने की सोचता हूँ। ठीक है, डिटरमिनेंट A की बात करें तो डिटरमिनेंट A भी निकाल लो यहाँ पे, तो व्हाट विल गेट इट ओवर देयर 3A माइनस A स्क्वायर माइनस का BC, इसके बारे में बात करनी है अपने को। तो उसने बोल रखा है A क्यूब, तो A क्यूब का मतलब हो जाएगा AB C3 माइनस A मल्टीप्लाई बाई AB C3 माइनस A मल्टीप्लाई बाई AB C3 माइनस A। ठीक है, तो दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, तो A स्क्वायर प्लस BC, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस AB प्लस 3B माइनस 3A, तो 3B आ जाएगा। ठीक है, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस AC प्लस 3A आ जाएगा, 3C आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाई BC प्लस 9, 3 माइनस A का होल स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके ट्रेस ऑफ A क्यूब निकालना है अपने को, तो ट्रेस A क्यूब मतलब दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, गेट द वैल्यू A क्यूब प्लस सही करो ना, तो A क्यूब प्लस ABC, ठीक है, प्लस 3BC, ये इससे मल्टीप्लाई होकर के आएगा और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होकर के आएगा, तो प्लस का 3BC प्लस का 3 माइनस ABC प्लस का 3 माइनस A का होल स्क्वायर, विच इज गिवन एज -18, इसको ओपन कर देना, A क्यूब आ गया प्लस का ABC आ गया प्लस का 3BC प्लस का 3BC प्लस का 3BC प्लस का 9BC आ गया। ठीक है, माइनस का ABC, तो माइनस का ABC से कट गया, प्लस का 3 माइनस A का होल स्क्वायर आ गया, तो प्लस का 27 माइनस का A क्यूब आ गया, माइनस का 3 इंटू 3 माइनस A इंटू 3 माइनस A। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देना, तो सिंप्लीफाई करके एक रिलेशन आ जाएगा, दैट विल बी A स्क्वायर माइनस 3A प्लस BC इक्वल्स टू -5। ठीक है, और इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5, तो करेक्ट आंसर होगा 5। क्योंकि ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, सिर्फ इसको मीडियम में दे रहा हूँ, टफ नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना पता हो या आप इंटरप्रेट ना कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कंटीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन था, कंपोजिट फंक्शन के साथ क्लबिंग थी, कई साल बाद रिपीट करके इसने कंपोजिट पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक पूछा है, मीडियोकर या अबव मीडियोकर बोल सकते हैं आप क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा इसको रीडिफाइन कर लेते हैं। तो आपके पास एक एफ दे रखा था, उसको रीडिफाइन कर रहा हूँ कि x की वैल्यू अगर हाफ से बड़ी हो, x की वैल्यू हाफ से -1/2 हो और x की वैल्यू -1/2 से छोटी हो। x की वैल्यू अगर हाफ से बड़ी होगी, दोनों मॉडुलस पॉजिटिव खुलेंगे, ये 4x आएगा, ये 2 आएगा और ये -4x आएगा। ठीक है, gx ऑलरेडी कुछ नहीं, कर्ली ब्रैकेट x लिखा हुआ है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लिखा हुआ है, x माइनस ब्रैकेट x, जिसको हम लोग फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बोलते हैं। ठीक है, फिर उसने फॉग के बारे में बात करी हमसे, तो फॉग हम डिफाइन कर ले रहे हैं, 4 टाइम्स ऑफ gx whenever gx should be greater than half, फिर 2 आ गया whenever gx lies between
माइनस हाफ से हाफ हो, और फिर माइनस का 4gx आ गया whenever gx should be लेस देन माइनस हाफ हो। तो जैसे आपको पता है कि gx कर्ली ब्रैकेट x है, तो कर्ली ब्रैकेट x माइनस हाफ से छोटा तो हो ही नहीं सकता, ये डिफाइनिंग तो होगी नहीं। तो यहाँ से अगर हम सीधे फॉक के बारे में बात करेंगे, फॉक के बारे में, gx हाफ से बड़ा हो तो gx हाफ से कब बड़ा होगा, अगर मैं चाहूँ तो इसको ग्राफिकली भी दिखा सकता हूँ। ये है gx -1 से 1 के बीच में, और ये है हाफ। हाफ से बड़ा मतलब ये वाला मेरे काम का और ये वाला मेरे काम का है। तो नहीं, ग्राफ का नाम आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, एक केस ये आएगा कि x की वैल्यू हाफ से बड़ी हो, 1 तक हो, ठीक है, इक्वलिटी लगी हुई है, और ग्राफ का नाम हो जाएगा 4x, और फिर एक x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी पास, सॉरी, एक x की वैल्यू हमारे पास हो माइनस हाफ से लेकर के 0 तक, तब ग्राफ का नाम आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x -1 मतलब x + 1। चेक करें ना, मिस्टेक ना होगी कहीं। ब्रैकेट x आएगा इस इंटरवल में, ब्रैकेट x की वैल्यू -1 होगी तो x + 1 हो जाएगा यहाँ पे। इस केस में आगे x की वैल्यू जब हाफ से 0 तक हो, 0 पे इक्वलिटी किसी पे लगा लो, और जब x की वैल्यू माइनस हाफ से -1 तक हो, तो x अगर 0 से हाफ है, x अगर 0 से हाफ था, x अगर 0 से हाफ था तो gx कर्ली ब्रैकेट x के बराबर होगा। तो gx मतलब 0 से हाफ हो, gx 0 से हाफ हो मतलब 2 हो, तो ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। इक्वलिटी किसी पे भी लगा दो, 0 पे कहीं पे भी लगा दो, मान लो इसमें लगा दिया, तो हमारा पूरा फंक्शन रीडिफाइंड हो गया। अब यही हम यहाँ की कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर लेंगे, या तो ग्राफ बना करके या डायरेक्टली इंटरप्रेट करके। चलिए ग्राफ बना करके चेक कर लेते हैं। तो हम इसको ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे -1 से माइनस हाफ से 0, 0 से हाफ और हाफ से 1। -1 से माइनस हाफ 2 आएगा, माइनस हाफ पे मैंने इक्वलिटी क्यों नहीं ली, ऊपर वाले पे आएगी, ठीक है। एग्जैक्ट माइनस हाफ रखोगे तो 1/2 2 आ जाएगा, डॉट लग जाएगा यहाँ पे, और 0 रखोगे तो 4 आ जाएगा, मतलब कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। 0 से हाफ पे जाएंगे, वापस से 2 आएगा, हाफ पे जाएंगे 2 आएगा, डॉट लगेगा, और हाफ से 1 में वापस से 4x आ जाएगा, वो यूं बन जाएगा, ये आ गया। तो इस ग्राफ को देख करके आपको दिख रहा है कहाँ का डिसकंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस है एट 0 पे, और नॉन डेरिवेबल कहाँ का है, तो नॉन डेरिवेबल है -हाफ पे, 0 पे और हाफ पे, यानी c है ये क्योंकि 1 को रिप्रेजेंट करेगा, और d है ये जो कि 3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो सर c + d की वैल्यू पूछी थी कंटिन्यूटी एंड नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट के सम की, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक द क्वेश्चन। करेक्ट है, c + d के बारे में बात करी थी, और c + d की वैल्यू यहाँ से निकल के आई थी 4। तो करेक्ट आंसर आएगा इंटीजर टाइप का आंसर 4। तो एक सिंपल सा कंपोजिट का क्वेश्चन था, जिसको डिफाइनिंग करनी नहीं आती है उसके लिए पेनफुल है, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी भी है, डिफाइनिंग भी करनी है, ब्रेक भी करना है, ग्राफ भी प्लॉट करना है, इसलिए मैं इसको टफ में काउंट करूंगा, ना कि मीडियम में, ठीक। क्योंकि पेपर के जो प्रेशर होता है ना, पेपर प्रेशर, उस प्रेशर में इस चीज को हैंडल कर पाना और इंटरप्रेट करते हुए चीजों को सही कर लेना विदाउट क्रॉस चेक किए, नॉट एन इजी टास्क, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट मी चेक। अच्छा, लिमिट वाला क्वेश्चन है, ठीक ठीक, क्वेश्चन था सिंपल था। लिमिट x अप्रोचेस टू π/2, ऊपर लिखा हुआ अपने पास 4√2 sin 3x प्लस sin x, उसमें फॉर्मूला लगा दिया 2 sin c + d/2 2x इंटू cos c - d/2 x, ठीक है। नीचे आ गया sin 2x इंटू sin 3x/2 लिखा हुआ है, 2 sin भी लगा दिया, तो 2 sin a sin b तो cos of a - b माइनस cos a + b, तो cos of a - b cos x/2 माइनस cos a + b cos 7x/2, ठीक है, प्लस का cos 5x/2 माइनस का √2 कॉमन ले लिया, 1 + 2 तो 2√2 इंटू cos स्क्वायर x माइनस का cos 3x/2। चेक करें ना, मिस्टेक नहीं की, कैलकुलेट, इन दोनों को उठा लो और इन दोनों को उठा लो, पेयरिंग कर दो, तो लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 8√2 sin 2x, इसको इनफैक्ट 2 और लिख करके sin x इंटू cos स्क्वायर x लिख दो, ठीक है। नीचे आ जाओ, इन दोनों की पेयरिंग करेंगे cos c + cos d, 2 cos c + d/2, तो cos x/2 + 5x 3x 6x/4 3x/2 इंटू cos of c - d/2 5x/2 - x/2
एक्स माइनस सॉरी 2 टाइम्स ऑफ cos c प्लस cos d 2 cos 5x बाई 2 इंटू cos 4x बाई 2 x माइनस का 2√2 cos स्क्वायर x। ठीक है, एक 2 भी बाहर निकाल दो तो 16 इंटू √2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, कॉस 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 और कॉस। ठीक है, और बाहर निकल जाएगा 2 टाइम्स कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन कॉस सी माइनस कॉस डी आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही कहीं? कॉस सी प्लस कॉस डी लगाएंगे अपन, तो कॉस सी माइनस कॉस डी आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 5 और 3 8, 3x बाई 2 प्लस 5x बाई 2, तो कॉस सी माइनस कॉस डी हो जाएगा। कुछ कॉमन तो लिया नहीं ना? नहीं कॉमन है, ठीक है। तो कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 4x बाई 2 2x साइन 2x और इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी बाई 2 माइनस साइन, और इधर आ जाएगा आपका 5x बाई 2। ठीक है, माइनस का 2√2 cos x, साइन 2x को ओपन कर देंगे तो 2 आ जाएगा इंटू साइन x आ जाएगा इंटू cos x आ जाएगा, cos x कट जाएगा और सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो नेगेटिव एडजस्ट हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो 8 के बराबर आ जाएगी। बस सिंप्लीफिकेशन चेक कर लेना, छोटा सा कैलकुलेशन है, सिंपल सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, है ना। ये पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक, अच्छा, पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 7 में उसने क्लियरली बोला है, देखिए बी एक नॉन जीरो नंबर है, एफ डैश एक्स उसने डिफाइन कर रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, उसने डिफाइन कर रखा है। ठीक है, और एक एक करके उसने ऑप्शंस पूछे हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू दे रखा है आपने एफ एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं फंक्शन निकाल लेता हूँ। तो ये तो सारे बच्चे के मन में पहला ख्याल यही आएगा कि यार दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो और फंक्शन निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी इंटीग्रेशन कर देते हैं और यहाँ पर भी हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। पहला ख्याल यही आएगा हर बच्चे के मन में, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स से बराबर दे रखा है। ठीक, अच्छा, इसको मैं टी बोल देता हूँ। अगर इसको मैं टी बोल देता हूँ, ये डी टी हो गया, है ना। डी टी बाई डी टी का क्या होगा भाई, डी टी बाई टी का होगा एल एन टी, तो एल एन एफ एक्स आ जाएगा। क्लियर, आ गया। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कितना आएगा, 1/b आएगा, tan इनवर्स x बाई बी आएगा, है ना। ये तो आ गया, प्लस सी आ गया। अच्छा, सी निकालने के लिए उसने एक डाटा दिया है आपको। क्या दिया है, उसने बोला है कि 0 पर वैल्यू 1 है, 0 पर वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक, तो यहाँ पर आप x बराबर 0 रख दो, है ना। तो जैसे ही आप x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखते हैं, तो ln 1 0 हो गया, ln 1 क्या हो गया, 0 हो गया, tan इनवर्स 0 0 हो गया, तो c कितना आ गया, c 0 आ गया। अच्छा, c 0 आने का मतलब है फंक्शन कितना आ गया भाई, तो ln एफ एक्स बराबर आ गया मेरे पास 1/b tan इनवर्स x बाई बी आ गया। करेक्ट, तो बताइए फंक्शन कितना आ गया, तो फंक्शन आ गया बेटा e की पावर 1/b tan इनवर्स x बाई बी। ये आपका फंक्शन आ गया। देखिए, फंक्शन आने के बाद क्या चीज़ें आसान हो जाएंगी मेरे लिए, क्योंकि हम एक एक करके सारे ऑप्शन टैली कर सकते हैं। फंक्शन निकालने के बाद चीज़ें आसान होती ही हैं हमेशा, राइट। तो अब मैं चलो एक एक करके ऑप्शंस पे जाता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन पे जाइए। उसने बोला कि b ग्रेटर देन 0 देन f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। मैं आपको सही बताऊँ, b पॉजिटिव हो या ना हो, b पॉजिटिव होना या कुछ भी हो भाई, एक्सपोनेंशियल है ये, एक्सपोनेंशियल्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये बात तो तय है कि ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है भाई। और अगर ये फंक्शन पॉजिटिव है तो आप कॉमन सेंस लगाओ, एफ डैश एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स कैसा है, पॉजिटिव, तुम कैसे पॉजिटिव, तुम कैसे पॉजिटिव, ओवरऑल कैसे पॉजिटिव, एफ डैश एक्स कैसा पॉजिटिव। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव इसका मतलब, एफ डैश एक्स पॉजिटिव इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। क्लियर, तो मैटर बी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा भाई, बी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बी पॉजिटिव होता तो, नेगेटिव होता तो, दोनों केस में फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो क्या मेरा आंसर क्या होगा, देखिए अगर मैं ऑप्शन पे जाऊँ तो इसका ए करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बी ऑप्शन पे जाऊँ तो बी ऑप्शन इसका गलत आंसर है, क्योंकि फंक्शन तो इंक्रीजिंग ही है। अब हम चलते हैं सी और डी ऑप्शन पर। सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है बेटा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स, राइट। तो सिंपल सी बात है, वापस कितने लोग इसका एफ ऑफ माइनस एक्स लिख सकते हैं, हम सारी दुनिया लिख सकती है। ठीक, तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स निकालूँ, है ना, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स निकालूँ, तो एफ ऑफ एक्स तो आपके सामने है ही, यही रहेगा। ठीक है,
और एफ ऑफ माइनस एक्स में क्या होगा भाई, अरे एफ ऑफ माइनस एक्स में यहाँ माइनस आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स में क्या होगा यहाँ पर, एफ ऑफ माइनस एक्स में बेटा यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा -1/b और tan इनवर्स x/b, करेक्ट है, यहाँ माइनस आ गया। अब क्या होगा, पावर ऐड हो जाती है, जब पावर ऐड होंगी तो क्या होगा, दिस प्लस दिस बिकम 0, ठीक है, ये प्लस ये दोनों ऐड होकर 0 हो जाएंगे और ये की पावर 0 कितना होता है 1, क्लियर। तो क्या मेरे पास एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स 1 है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या मेरे पास सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन को हम बिल्कुल बोलेंगे कि सी करेक्ट है। अच्छा अब हम चलते हैं डी ऑप्शन के पास, किसके पास चलते हैं, हम चलते हैं डी ऑप्शन के पास, राइट। अच्छा डी ऑप्शन क्या कहता है, आप देखिए, अगर मैं डी ऑप्शन के पास जाऊँ, डी ऑप्शन कहता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो मैं डी ऑप्शन के पास गया है ना, डी ऑप्शन के पास जाके मैंने निकाला एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। एक बात बताइए, है ना, अगर मैं इस टर्म को कुछ नाम दे दूँ, अल्फा नाम देता हूँ, कुछ भी दे दो यार, अल्फा नाम दे दो, ठीक है। अगर मैं एफ एक्स को अल्फा नाम दे दूँ तो ये बन गया e की पावर अल्फा और ये बन गया e की पावर माइनस अल्फा। यार अब तो कॉमन सेंस इसलिए है, देखिए उसने बोला x बिलोंग्स टू r, वो सारे x के लिए बात कर रहा है, तो e की पावर अल्फा माइनस e की पावर माइनस अल्फा तो एक ही जगह 0 होगा भाई, e की पावर अल्फा माइनस e की पावर माइनस अल्फा तो कहाँ 0 होगा, जहाँ पर अल्फा 0 हो जाएगा बस वहीं पर 0 होगा, बाकी नहीं तो 0 होगा नहीं। उसने बोला क्या ये हमेशा 0 है फॉर ऑल x, गलत। क्या ये हमेशा 0 है फॉर ऑल x, गलत। ये हमेशा 0 नहीं है, ये केवल वहाँ पर 0 होगा जहाँ अल्फा 0 हो जाएगा, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर गलत है, तो मैं इसका बोल सकता हूँ कि डी ऑप्शन इसका गलत है, सी ऑप्शन इसका सही है, तो आंसर होगा ए और सी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए उसने लिखा है लेट ए एंड बी पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट ए ग्रेटर देन 1 है, बी लेस देन ए है, करेक्ट है। अच्छा उसने बोला लेट पी बी पॉइंट ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज ऑन द हाइपरबोला, ठीक। हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन उसने दी है x² अपॉन a स्क्वायर माइनस y² अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना। हाइपरबोला आप किसी से बनवा लो, कोई बना देगा, तो ये हाइपरबोला हो गया, है ना, ये हाइपरबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, ठीक। अच्छा हाइपरबोला की अगर मैं बात करूँ तो हाइपरबोला पे अगर मुझे कोई पॉइंट लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या लेंगे अपन, a sec थीटा और b tan थीटा, समझ में आ गया। हाइपरबोला का अगर हम कोई पॉइंट लेना चाहते हैं तो क्या लेंगे, a sec थीटा और b tan थीटा ले लेंगे। अब उसने जो क्वेश्चन कहा है भाई, कोऑर्डिनेट में हमेशा ये होता है कि जैसा जैसा वो कहता है वैसे वैसे करते जाओ, हमेशा फंडा यही है, तो जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसे करते जाते हैं। उसने बोला सपोज द टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट पॉइंट p पासेस थ्रू पॉइंट 1,0, इस पे ड्रॉ की टेंजेंट ले लीजिए 1,0 से पास होते हुए, ऐसा कह रहा है आपसे, तो ये 1,0 से पास हो रही है। आगे बढ़ते हैं, एंड सपोज द नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट p कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स, ये नॉर्मल है भाई, क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। अब देखिए आप हमेशा ध्यान रखिए जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, देखिए नॉर्मल जब भी इक्वल इंटरसेप्ट काटता है, नॉर्मल जब भी एक्सिस पे इंटरसेप्ट लेता है इक्वल, तो उसकी वैल्यू क्या होती है भाई, डिवाइड एक्स क्या होता है, +-1 होता है, ठीक। तो जब भी नॉर्मल जो होता है इक्वल इंटरसेप्ट काटता है तो डिवाइड एक्स क्या होता है, +-1 होता है, ठीक। लेकिन यहाँ से साफ दिख रहा है कि टेंजेंट एक्यूट एंगल पर है, टेंजेंट एक्यूट एंगल पर तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑब्ट्यूज एंगल पर होगा, और चूंकि ऑब्ट्यूज एंगल पर है इसका मतलब यहाँ पर इसका स्लोप अगर हम देखेंगे तो कितना होगा, -1, इसका स्लोप क्या लेंगे हम, -1, ठीक है। तो ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, और इक्वल इंटरसेप्ट बनाने की इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, +-1, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। लेकिन चूंकि ये आपको दिख रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल पर दिख रहा है साफ साफ, तो इसका स्लोप होगा -1, और इसका स्लोप अगर -1 होगा तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, +1। तो एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई कि टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, +1, ये एक तो मेरे काम आने वाला है, तो ये चीज़ मैं काम में लूँगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इसके बाद उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, है ना, उसने बोला है कि लेट डेल्टा डिनोट्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट नॉर्मल एंड द एक्स एक्सिस, यानी इस ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है आपको, एक तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, कौन सी बड़ी बात है, कर लेते हैं, राइट। ठीक है, सबसे पहले काम करते हैं, सबसे पहला जो मुझे काम करना है वो ये है कि इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखेंगे भाई, x² की जगह आता है x(x1), क्या आता है x(x1), ठीक है, x² की जगह आता है x(x1), ठीक है, y² की जगह क्या आता है y(y1), y² की जगह क्या आता है y(y1), ठीक है। अच्छा बराबर में क्या आता है 1, तो b से b कैंसिल हो गया, a से कैंसिल हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आ जाएगा। अच्छा यहाँ तक आने के बाद ये किससे पास हो रहा है भाई, ये पास हो रहा है 1,0 से, उसने बोला है कि टेंजेंट 1,0 से पास हो रही है, ठीक। चूँकि टेंजेंट 1,0 से पास हो रही है, टेंजेंट 1,0 से पास हो रही है, तो x की जगह 1 रखेंगे आप, तो x की जगह 1 रखेंगे तो ये आएगा sec थीटा अपॉन a, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, बराबर में 1, क्लियर। तो यहाँ से a बराबर जो मेरे पास आ रहा है वो sec थीटा आ रहा है, ओके, ठीक। तो x की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, भाई x की जगह 1 रखना था, हमने x की जगह 1 रख दिया है ना, तो मेरे पास a बराबर sec थीटा आ गया। अच्छा एक चीज़ और मेरे पास है, वो क्या है, मेरे पास टेंजेंट का स्लोप 1 है, तो टेंजेंट का स्लोप भी तो 1 है, तो क्या हम इस टेंजेंट का स्लोप नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है भाई, टेंजेंट का स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी sec थीटा अपॉन a, ठीक है।
अपॉन स्लोप कोफिशिएंट ऑफ y कितना होगा माइनस टेन थीटा अपॉन b। तो कैंसिल हो गया माइनस से माइनस क्लियर, तो ये आ जाएगा b सेक थीटा अपॉन ये आ जाएगा a टेन थीटा। बिल्कुल ठीक है सर, आ गया। अब आप देखिए a बराबर किसके है, सेक थीटा के। अगर a बराबर सेक थीटा है तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अच्छा ये कितना है भाई, टेंजेंट का स्लोप तो 1 है, तो टेंजेंट का स्लोप अगर 1 है तो b किसके बराबर आ गया बेटा, टेन थीटा के। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारा, हमने a निकाल लिया, हमने b निकाल लिया, हमारा a और b आ गया। और हमारा a और b आ गया तो उसने दो बातें की, एक तो एसेंट्रिसिटी की बात की और एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात की है। अच्छा एसेंट्रिसिटी क्या होती है, हाइपरबोला की। देखिए हाइपरबोला की अगर मैं एसेंट्रिसिटी की बात करूँ तो वो होती है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट। अच्छा बी स्क्वायर कितना है मेरा, बी स्क्वायर आ गया टेन स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर आ गया टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कितना आ गया सेक स्क्वायर थीटा, और साथ में कितना आ गया ई स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट। तो यहाँ से ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखेंगे, भाई थीटा आप समझते हैं थीटा क्या होता है, तो चूंकि अगर आप पिक्चर को गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच में ही है। थीटा किसके बीच में है, 0 से 90 के बीच में है। अच्छा दूसरी बात हम ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से 1, ठीक समझ में आ गया। लेकिन थीटा 0 तो होगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, थीटा 0 होगा नहीं, डेफिनेटली थीटा 0 होने वाला नहीं है, और ना ही थीटा 90 होने वाला है। तो थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो चूंकि थीटा 0 से 90 के बीच में है, जो कि क्लियरली आपको दिख रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी भाई, साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी। अब आप सोचो तो ई स्क्वायर क्या होगा भाई, ई स्क्वायर हो गया 1 प्लस 0 से 1, तो ई स्क्वायर कितना हो गया 1 से 2, ई स्क्वायर कितना हो गया 1 से 2, पक्का। अगर ई स्क्वायर की वैल्यू 1 से 2 है तो बताइए ई की वैल्यू क्या होगी, तो ई की वैल्यू होगी बेटा 1 से √2, समझ में आ गया। ई की वैल्यू होगी 1 से √2, नेगेटिव में मत चले जाना, एसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से बड़ी होती है हाइपरबोला की, ठीक। तो आंसर होगा ई की वैल्यू होगी 1 से लेकर √2 तक, एक आंसर तो ये आ गया। अच्छा दूसरी बात आती है आपको इस ट्राइंगल के एरिया निकालना है। कौन से वाला ट्राइंगल के एरिया निकालना है, ट्राइंगल पी ए बी का एरिया निकालना है। किसका निकालना है, ट्राइंगल ए पी ए बी। सबने साफ बोला है टेंजेंट नॉर्मल और एक्स एक्सिस से बने हुए इस ट्राइंगल के एरिया निकालना है, यानी मुझे इस ट्राइंगल के एरिया निकालना है। तो बहुत आसान है, कैसे देखिए, अगर इस पिक्चर को गौर से देखें, देखिए ये एंगल आपको 45 पता ही है। कैसे पता 45 है, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप जो था 1 था, तो ये एंगल 45 है। अच्छा टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया बेटा 45 हो गया, पक्का हो गया। तो ठीक है, ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 90 है, तो एरिया क्या होगा भाई, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम लिखें, अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखूँ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा भाई, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वो होता है हाफ, है ना, बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। अब चक्कर क्या है भाई, 90 के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज है, तो बेस यही है, बेस और हाइट दोनों के दोनों बराबर हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये भी एंगल 45 है, ये भी एंगल 45 है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हाफ इंटू ए पी स्क्वायर लिख देता हूँ, है ना, ए पी स्क्वायर लिख देता हूँ, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ इंटू बी पी स्क्वायर, बात तो बराबर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई मुझे ए पी निकालना आसान लग रहा है, क्यों, क्योंकि ए मुझे पता है और पी मुझे पता है, ठीक है, तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक ध्यान रखना, अब पी पॉइंट क्या हो गया, आप सोचना पी पॉइंट क्या हो गया भाई, अरे पी पॉइंट ए कितना आया, ए मेरा सेक थीटा आया, अगर ए मेरा सेक थीटा आया तो पी पॉइंट कितना हो गया भाई सेक स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो गया टेन स्क्वायर थीटा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हाफ, बिल्कुल ठीक है, हाफ ए पी स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, ए पी स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 0 का स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया। तो एरिया कितना आ गया भाई, एरिया मेरे पास आएगा हाफ, है ना, 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 4, 2 इंटू 10 की पावर 4, तो ये आएगा 2 इंटू 10 की पावर 4 थीटा। ये कैंसिल हो गया। टेन थीटा किसके बराबर था भाई, टेन थीटा बी के बराबर था, तो आंसर आएगा बी की पावर 4। इस क्वेश्चन के अगर आंसर्स की बात की जाए तो एक तो ई एसेंट्रिसिटी कहाँ से कहाँ तक है बेटा, एसेंट्रिसिटी जो है 1 से लेकर √2 तक है, एसेंट्रिसिटी कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेकर √2 तक है। एरिया कितना है बेटा बी की पावर 4, क्लियर। तो अगर मैं ऑप्शंस के हिसाब से चलूँ, है ना, ऑप्शंस के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है, बिल्कुल सही जवाब है इसका, पहला ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। अच्छा बी गलत हो गया, ऑब्वियसली बात है, सीधे डेल्टा एरिया कितना आया बी की पावर 4, तो आंसर होगा डी। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम चलें तो आंसर इज ए एंड डी, आंसर इज ए एंड डी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ एक्स इंटू एफ वाई, राइट। तो ये फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दो तरीके हैं, या तो मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन पे चला जाऊँ, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन से करना चाहें तो उससे कर लीजिए, नहीं तो आप एफ डैश एक्स की जो एक्चुअल डेफिनेशन है उससे कर लीजिए। तो मैं एफ डैश एक्स की एक्चुअल डेफिनेशन से कर रहा हूँ, जैसे आपको ठीक लगे उस पर जा सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या आएगा, देखिए एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, यही आएगा, बिल्कुल ठीक है ना।
अरे यहाँ तक आने के बाद देखिए क्या दे रखा है उसने बोला है एफ एक्स प्लस वाई, है ना, एफ एक्स प्लस वाई, तो वाई की जगह एच आ जाएगा बेसिकली, है ना। तो एफ एक्स प्लस वाई बराबर है एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो यहाँ तक आने के बाद हम क्या करेंगे, इस एक्चुअल डेफिनेशन का यूज करेंगे। तो एफ एक्स प्लस एच क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, ये आ जाएगा बिल्कुल ठीक, ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब कॉमन सेंस वाली बात ये है कि इस फंक्शन में लिमिट तो एच की है ना भाई, तो लिमिट एच की है तो इसका मतलब एफ एक्स वाला पार्ट तो हमारा कोई काम का नहीं है, बाहर आ जाएगा वो। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, एफ एच कॉमन आएगा और 1 प्लस एफ एक्स बाहर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि लिमिट किसकी है भाई, एच की है, लिमिट एच की है तो क्या बचेगा अपने पास, हमारे पास बचेगा एफ ऑफ एच अपॉन एच। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है उसने, क्या दे रखी है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में उसने लिखा है कि एफ एक्स बराबर एक्स जी एक्स है, लिखा है साफ साफ उसने, एफ एक्स किसके बराबर है, एक्स जी एक्स के बराबर है। अरे अगर एफ एक्स अगर एक्स जी एक्स के बराबर है तो एफ एच किसके बराबर होगा, एच जी एच के बराबर होगा। तो एफ एच किसके बराबर होगा बेटा, एच जी एच के बराबर होगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एच जी एच अपॉन एच, ये कैंसिल हो गया। क्लियर। और साथ में आप ये भी नोट करिए कि टेंडिंग टू जीरो पर जी एक्स की वैल्यू 1 है, और टेंडिंग टू जीरो पे अगर जी एक्स की वैल्यू 1 है तो टेंडिंग टू जीरो पे जी एच की जगह 1 आ जाएगा। तो मेरे पास एफ डैश एक्स निकल कर आ गया, और एफ डैश एक्स निकल कर कितना आया, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये आ गया। ठीक है, तो एफ डैश एक्स बराबर मेरे पास आ गया 1 प्लस एफ एक्स। क्लियर। तो एफ डैश एक्स आ गया। एफ डैश एक्स आने के बाद अब मुझे क्या करना है भाई, देखिए सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से मैं फंक्शन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल आराम से निकाल सकता हूँ। फंक्शन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो फंक्शन कैसे निकालेंगे, आप एक काम करिए, इसको अपॉन में ले जाइए। तो एफ डैश एक्स अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। भाई मुझे तो फंक्शन निकालना है, फंक्शन निकालने के बाद तो मैं सारी चीज़ें एक साथ बोल ही दूंगा। तो उसको नीचे ले गए, ये आ गया, इंटीग्रेट कर दिया, क्या होगा, ये टी है, बिल्कुल ठीक है। ये क्या है, डी टी है। अच्छा, डी टी बाई टी का क्या होगा, लॉग टी हो जाएगा। अच्छा, डी एक्स का क्या होगा भाई, डी एक्स आ जाएगा एक्स प्लस सी, आ गया। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद अब बात आती है जीरो पर, है ना, जीरो पर वैल्यू क्या हासिल है। तो ऑब्वियस से बात है, एक काम करिए, आपको जीरो पर वैल्यू चाहिए, तो जीरो पर वैल्यू निकालने के लिए आप इस एक्सप्रेशन के अंदर एक्स और वाई की जगह 0 0 रख दो। और अगर आप एक्स और वाई की जगह 0 0 रखते हैं, पहली बात, ठीक, यहाँ से भी डायरेक्ट बोल सकता था कि एफ ऑफ 0 0 होगा, तभी ये 0/0 फॉर्म बनेगी। ठीक, आप चाहें तो एक्स और वाई दोनों 0 0 रख दिए, तो कितना आ जाएगा, f0 बराबर आएगा f0 प्लस f0 प्लस एफ ऑफ 0 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो कैंसिल आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से एफ ऑफ 0 की 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं एफ ऑफ 0 की वैल्यू अगर हम देखें तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 होना मैंडेटरी है, तभी ये 0/0 फॉर्म बनता। इसका मतलब लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज तो हम फंस जाएंगे। अगर आप एफ ऑफ 0 की वैल्यू -1 ले लेंगे तो ये तो तय है कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 होगी, राइट। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ 0 क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा। ये बात मैं यहाँ से भी बोल सकता था कि एफ ऑफ 0 0 हो जाएगा, करेक्ट। तब मैं जब एक्स की जगह 0 रखूंगा, तो एफ ऑफ 0 तो 0 है, log 1 0 है, 0 तो सी 0 आ गया। और सी 0 आने का मतलब है बेटा फंक्शन कितना आ गया, तो 1 प्लस एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, यानी फंक्शन कितना आ गया, फंक्शन आ गया ई की पावर एक्स -1। ठीक है, फंक्शन आ गया ई की पावर एक्स -1, राइट। अच्छा, अब फंक्शन निकालने के बाद मैं ऑप्शन पे जा रहा हूँ। भाई मुझे करना क्या था, एक बार मैं देख लेता हूँ। तो मैं अगर फर्स्ट ऑप्शन पे जाऊँ, है ना, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन कहता है एफ इज डिफरेंशियबल फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, करेक्ट है, बिल्कुल सही जवाब है कि फंक्शन जो है डिफरेंशियबल है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अगर 0 पे अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो 0 पर वैल्यू आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, 0 पे वैल्यू आप यहाँ से भी निकाल सकते थे। ठीक है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आ गया तो फंक्शन, क्या फंक्शन डिफरेंशियबल है, बिल्कुल है, आपका फंक्शन डिफरेंशियबल है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक। अच्छा, अब आती है दूसरी बात, f'1 इज इक्वल टू 1, f'0 इज इक्वल टू f'(x). तो कितने लोग इसका f'(x) निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो चलिए इसका f'(x) निकालते हैं। तो फंक्शन मेरे पास आ चुका है, और फंक्शन आने के बाद मैं इसका f'(x) निकालता हूँ। तो e की पावर x -1 का अगर मैं f'(x) निकालूंगा तो कितना आएगा, e की पावर x ही आएगा। तो बताइए f'0 कितना आएगा, f'0 1 आएगा, आ गया। और अगर f'0 मेरा 1 आता है, तो अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से चलूँ तो f'0 चूंकि मेरा 1 आ रहा है, इसका मतलब इसके आंसर कौन से सही होंगे, अगर f'0 1 आ रहा है इसका मतलब डी ऑप्शन भी सही है। क्लियर। अच्छा, अब बात आती है f'1 की, कितना आएगा f'1, यहाँ से f'1 की जो वैल्यू आ रही है वो e आ रही है कि नहीं आ रही, क्या ये 1 आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही। क्लियर। इसका मतलब सी ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। ठीक। अब बचता है हमारे पास कौन सा ऑप्शन, जी के बारे में बात करते हैं। g0 कह रहा है वो, अगर g0 की वैल्यू 1 है तो आपको बताना g कैसा है, डिफरेंशियबल है कि नहीं है। देखिए सबसे पहली बात, g के बारे में अगर मैं जाऊँ तो gx क्या है, fx अपॉन x। gx क्या है, gx जो मेरे पास है वो है fx अपॉन x।
श्योर है। अच्छा एफ एक्स कितना आया, e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स आया। अब अगर यहाँ से देखूँ तो जी एक्स मेरे पास ये है, ठीक। तो जी एक्स में अगर मुझे चेक करना है तो किस पे चेक करना है, सिर्फ जीरो पे बात करूंगा मैं, बाकी जगह तो मुझे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, जी जीरो आपने डिफाइन किया हुआ है, जी जीरो आपने मुझे पहले से बोला है कि जी जीरो की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो अब मुझे किस पे चेक करना है, क्योंकि अपॉन में x आ रहा है, इसका मतलब मुझे सिर्फ जीरो पे बात करनी है और किसी पॉइंट पे मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। बाकी हर पॉइंट पर ऊपर वाला भी डिफरेंशिएबल है, नीचे वाला भी डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल अपॉन डिफरेंशिएबल इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, राइट। तो सीधी सी बात है, मुझे जीरो पे चेक करना है, तो मैं जीरो पे चेक करूंगा। जीरो पे चेक करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिएगा आराम से मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। जीरो पे चेक करने के लिए अब मुझे जी डैश जीरो प्लस निकालना पड़ेगा और जी डैश जीरो माइनस निकालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से जी डैश जीरो प्लस निकाला, तो जी डैश जीरो प्लस क्या आएगा बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, कितना आएगा, ये आएगा e की पावर h माइनस 1 अपॉन एच, जीरो पे वैल्यू 1 है अपॉन h, क्लियर। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो e की पावर h माइनस 1 माइनस h अपॉन एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ। स्टैंडर्ड आपको पता है स्पेशल लिमिट्स हम पढ़ाते हैं, तो स्पेशल लिमिट अगर अपन यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। अगर मैं जीरो माइनस निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, जीरो माइनस निकालता हूँ, तो जीरो माइनस पर क्या आएगा बेटा, अगर हम जीरो माइनस निकालेंगे तो कितना आएगा, e की पावर माइनस एच माइनस 1 माइनस एच आएगा, माइनस 1 अपॉन माइनस एच आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, तो यहाँ से मेरे पास आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो e की पावर माइनस एच माइनस 1 माइनस एच, ठीक है, माइनस 1 प्लस एच अपॉन नीचे कितना आएगा, एच स्क्वायर आएगा, करेक्ट। अगर मैं e की पावर माइनस एच का एक्सपेंशन लगाऊं, e की पावर माइनस एच का एक्सपेंशन लगाऊं, ठीक है, आप एक्सपेंशन लगा सकते हैं आराम से। अगर आप e की पावर माइनस एच का एक्सपेंशन लगाते हैं तो 1 माइनस एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा माइनस 1 प्लस एच अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 1/2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्लियर। तो क्या मेरे पास जी एक्स डिफरेंशिएबल है, हाँ है, क्योंकि जीरो पे हमें डाउट था, जीरो पर उसकी वैल्यू हमने चेक कर ली है, यस फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जी एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स, यस, तो जी एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स। तो अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से चलूँ तो ऑप्शन इसके आंसर कौन कौन से होंगे, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है और इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, तो 3 आंसर सही है, सी ऑप्शन गलत होगा। ओके, देखिए हमको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या क्या दे रखा है उसने, क्वेश्चन नंबर 10 में उसने बोला है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर एक तो जीरो नहीं है। एक डाटा उसने दिया है कि अल्फा प्लस गामा 1 है, ओके, एक डाटा उसने दे रखा है। उसने ये बोला है कि द पॉइंट, है ना, अच्छे समझना, ये प्लेन दे रखा है उसने। अच्छा प्लेन क्या दे रखा है उसने, प्लेन दे रखा है बेटा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड बराबर डेल्टा, ये प्लेन दे रखा है, ठीक। और उसने बोला है कि 1, 0, -1, ठीक, ये पॉइंट है 1, 0, -1। इसकी इस प्लेन में जब इमेज निकाली है तो उसने इमेज भी दे रखी है 3, 2, -1। वो नहीं देता तो भी हम इमेज निकाल सकते थे, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक। तो उसने बोला सपोज द पॉइंट 3, 2, -1 इज द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट दिस, इसकी इमेज आप निकालेंगे तो ये आ जाएगी। तो डेफिनेटली एक पॉइंट आएगा जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा और ये जो पॉइंट होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट हम लिख लेते हैं, ये आएगा 2, है ना, 1 एंड -1। चलिए, क्या ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं 2, 1, -1 प्लेन पर होगा, बिल्कुल होगा। प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो पहली बात तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ कि जो m है वो लाई करेगा ऑन प्लेन, तो प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा भाई, सेटिस्फाई करेगा। तो ये आएगा 2 अल्फा प्लस कितना आएगा बीटा और कितना आएगा माइनस गामा इक्वल्स टू डेल्टा। एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। अच्छा और क्या कहता है क्वेश्चन में, और पढ़ते हैं सर, क्वेश्चन में क्या कहता है वो, क्वेश्चन में कहता है ठीक। अच्छा एक चीज़ सोचने वाली बात है, एक चीज़ हम सोचना है इस क्वेश्चन में, क्या सोचना है, देखिए ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, चूंकि ये लाइन प्लेन के नॉर्मल का काम कर रही है, वही तो परपेंडिकुलर तो है, तो चूंकि ये लाइन प्लेन के नॉर्मल का काम कर रही है तो नॉर्मल के डी आर हम यहाँ से निकाल लेंगे और नॉर्मल के डी आर हमें यहाँ से पता है। प्लेन के नॉर्मल के डी आर कितने हैं, अल्फा बीटा गामा, यहाँ से प्लेन के नॉर्मल के डी आर हम निकाल लेंगे। तो लिख लेते हैं प्लेन के नॉर्मल के डी आर क्या होंगे, है ना, ठीक। तो डी आर्स ऑफ पी एम लिख लेते हैं हम लोग, तो डी आर्स ऑफ पी एम लिख लेते हैं, डी आर्स ऑफ पी पी डैश लिख लीजिए, एक ही बात है तो नॉर्मल का ही काम, ठीक है। पी पी डैश के डी आर कितने हो गए भाई, तो पी पी डैश के डी आर हो गए 2, 2 और कॉमा -0, पक्का ये होंगे। तो चूंकि आप भाई यही लाइन तो प्लेन का नॉर्मल का काम कर रही है और प्लेन के नॉर्मल के डीआर हमें पता है अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा प्लेन के नॉर्मल के डीआर है और ये लाइन भी प्लेन के नॉर्मल का काम कर रही है तो इसके डीआर भी हमें पता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा अपॉन 2 बराबर बीटा अपॉन 2 बराबर गामा अपॉन 0, लेट सपोज इसको लैम्डा बोल देते हैं, क्लियर। तो यहाँ से अल्फा और बीटा तो बराबर आ जाएंगे और गामा 0 आ जाएगा, श्योर।
अल्फा बीटा तो बराबर आ जाएंगे और गामा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर। अच्छा अब आप चीज़ समझना, उसने बोला है कि गामा 0 आ गया, तो अल्फा प्लस गामा 1 दिया था क्वेश्चन में, दिया है क्वेश्चन में दिया था कि गामा 0 है। अच्छा गामा की वैल्यू 0 आ गई तो अल्फा प्लस गामा 1 दिया था क्वेश्चन में, तो बताइए अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अगर अल्फा की वैल्यू 1 आ गई तो बीटा की वैल्यू भी क्या आ गई बेटा, 1 आ गई। क्लियर। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल रेंज का क्वेश्चन है, 3D का नॉर्मल रेंज का क्वेश्चन है, 3D में क्वेश्चन वैसे भी नॉर्मली आते हैं। तो अल्फा बीटा की वैल्यू 1 आ गई, ठीक, अल्फा बीटा पता है, गामा पता है। अब यहाँ आ जाइए, तो इक्वेशन नंबर 1 से फ्रॉम फर्स्ट है ना, इक्वेशन नंबर 1 से यानी फ्रॉम फर्स्ट अगर मैं आपसे बोलूँ भी अल्फा की जगह 1 रखेंगे, बीटा की जगह 1 रखेंगे, तो 2 + 1 माइनस गामा इक्वल्स, सॉरी गामा तो 0 है तो डेल्टा 3 आ गया। ओके, यानी मैंने एक एक करके सारे डाटा निकाल लिए, और जब मैंने एक एक करके सारे डाटा निकाल लिए तो अब मुझे करना है क्या है भाई, मुझे एक एक करके ऑप्शन चेक करने हैं। देखिए पहला ऑप्शन है अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, करेक्ट है, ठीक है, पहला ऑप्शन है अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है डेल्टा माइनस गामा, है ना, डेल्टा माइनस गामा इक्वल्स टू 3, डेल्टा माइनस गामा, तो डेल्टा कितना है 3 और गामा कितना 0, ये भी करेक्ट है, ठीक है। अच्छा तीसरा ऑप्शन हमारे पास है डेल्टा प्लस बीटा 4, ये भी ठीक है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर डेल्टा। तो चेक कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 आएगा, 2 बराबर 3 होता नहीं है मैथ्स में, ये ऑप्शन गलत है। क्लियर। तो इस तरह से आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं, इसके आंसर्स होंगे ABC। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, पेपर 2 के। इस क्वेश्चन में क्या है, PQ दे रखा है आपको, PS दे रखा है, W वेक्टर दे रखा है, और उसने कुछ बातें बोली हैं वो अपन देख लेते हैं। उसने सबसे पहले बोला है कि PQ एंड PS आर एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, PQ एंड PS आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, ये PQ हो गया, डेफिनेटली ये PS हो गया, ये ऐसा उसने बोला है, राइट। उसने बोला लेट U वेक्टर एंड V वेक्टर बी द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ W अलोंग PQ, ठीक है। तो U वेक्टर क्या हुआ भाई, अरे U वेक्टर क्या हुआ भाई, U वेक्टर जो है वो W का इस PQ के अलोंग में प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं W डॉट PQ अपॉन मॉड PQ, ठीक है, ये तो हो गया प्रोजेक्शन, ठीक। और किसके डायरेक्शन में भाई, ये डायरेक्शन जो PQ के अलोंग है, तो PQ का यूनिट वेक्टर लेंगे, तो PQ का यूनिट वेक्टर कितना आएगा भाई, AI कैप प्लस BJ कैप डिवाइड बाय √A² प्लस B², ये आपका U वेक्टर डिफाइंड हो गया, ठीक। आगे अच्छा W डॉट PQ आप आराम से लिख सकते हैं, W डॉट PQ क्या हो जाएगा, 10 कितना आएगा भाई, A प्लस B आ जाएगा, करेक्ट, अपॉन कितना आएगा, √A² प्लस B² आएगा, करेक्ट है। और साथ में कितना आ गया भाई, AI कैप प्लस BJ कैप अपॉन √A² प्लस B², क्लियर। अच्छा इसी तरीके से ना सिमिलरली आप V वेक्टर लिख सकते हैं, तो V वेक्टर जो है वो किसके अलोंग प्रोजेक्शन है, वो PS के अलोंग प्रोजेक्शन है, ठीक है ना। तो VX वेक्टर अगर हमको लिखना है तो V वेक्टर कैसे लिखेंगे भाई, V वेक्टर लिखेंगे W डॉट PS अपॉन मॉड PS, ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा। और किसकी डायरेक्शन में चाहिए, PS की डायरेक्शन में चाहिए, तो अपन क्या लिखेंगे, PS वेक्टर अपॉन मॉड PS वेक्टर, यानी लिख सकते हैं AI कैप माइनस BJ कैप अपॉन इसका मॉड, श्योर, ठीक है। अच्छा W डॉट PS कितना आएगा भाई, W डॉट PS अगर हम लिखेंगे तो ये आएगा A माइनस B अपॉन √A² प्लस B² आएगा, ठीक है। साथ में कितना आएगा भाई, AI माइनस BJ अपॉन √A² प्लस B² आएगा। आगे अब आपको चाहिए कि आपको मॉड U प्लस मॉड B इक्वल टू मॉड W दे रखा है ना। तो अगर मुझे ये दे रखा है कि मॉड U प्लस मॉड V इक्वल्स टू मॉड W दे रखा है, तो क्या होगा भाई, इसका मॉड लेंगे। अच्छा मॉड लेते हैं ना, ये चीज़ क्या होगी, 1 हो जाएगी, ठीक है ना। जब आप इसका मॉड लेंगे तो ये चीज़ तो 1 हो जाएगी, क्योंकि इसका √A² प्लस B² कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज़ 1 हो जाएगी। यहाँ पर भी मॉड लेते ये चीज़ 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास बचेगा कितना, आपके पास बचेगा A प्लस B अपॉन √A² प्लस B²। यहाँ पर ध्यान रखना मैंने मॉड नहीं लगाया क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, राइट। इधर आ जाइए, यहाँ पर लिखेंगे मॉड V, तो यहाँ पर मुझे मॉड लगाना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे मॉड लगाना पड़ेगा। अच्छा बराबर मॉड W कितना हो गया बेटा, √2, कितना हो गया, √2, श्योर, यहाँ तक आ गए। अच्छा यहाँ तक आने के बाद अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, उसने बोला तो है ही नहीं कि AB से बड़ा है, AB से छोटा है, तो हम कोई भी केस स्टडी ले लें। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आप AB से बड़ा लेके चलें या AB से छोटा लेके चलें, केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर लास्ट में सेम ही आएगा, ठीक। तो अगर आप AB से बड़ा लेके चलते हैं क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, A प्लस B, ये प्लस के साथ खुल जाएगा, तो A प्लस B प्लस A माइनस B अपॉन √A² प्लस B² इक्वल्स टू √2।
क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा √2a बराबर आएगा √a² प्लस b²। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई बच्चा मान लेते हैं कहता है a लेस देन b लेके चलता तो क्या होता है ना, अगर लेस देन लेके चलता तो बेटा क्या होता, तो यहाँ √2b आ जाता। लास्ट में जब आप स्क्वायरिंग करके सॉल्व करेंगे यू विल गेट सेम आंसर, ठीक है। हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग की, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से मेरे पास आएगा a² = b²। अब चूंकि a और b पॉजिटिव है तो a बराबर प्लस माइनस b तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि a और b तो पॉजिटिव है। तो a = b इज द ओनली पॉसिबिलिटी, a = b इज द ओनली पॉसिबिलिटी। दूसरा केस कोई बना है, उसमें टाइम खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ से भी आपको सेम ही मिलने वाला है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, a बराबर b मिल गया, श्योर। अब क्या चाहता है वो एक एक करके देखते हैं। अगर आप ऑप्शंस पे जाएंगे, है ना, तो ऑप्शंस पे अगर जाते हैं तो पहला ऑप्शन है भाई, अच्छा अभी मुझे इसमें कुछ और दे रखा है, यस, उसने पैरेललोग्राम का एरिया भी दे रखा है। तो पैरेललोग्राम का एरिया तो हम लिख लेंगे ना, PQ क्रॉस PS से लिख लेंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो आएगा मॉड PQ क्रॉस PS, कितना आ जाएगा I J K, ठीक है। PQ क्रॉस PS तो कितना आ गया भाई, A B 0, वो आएगा अपने पास A माइनस B 0 और उसका मॉड, क्लियर। तो ये आ जाएगा -AB माइनस 2AB K कैप, है ना, -2AB K कैप। उसका मॉड कितना आ गया, 2AB, क्योंकि A और B तो पॉजिटिव है, राइट। तो ये अपने को 8 दे रखा है। अगर ये 8 दे रखा है तो AB बराबर आ गया 4, आ गया। हम पहले ही निकाल चुके थे A = B है, तो चूंकि हम पहले निकाल चुके हैं A = B है, तो यहाँ से A² की वैल्यू 4 आ गई, यानी A की वैल्यू 2 आ गई। तो A और B 2 आ गया। और अगर A और B 2 आ गया तो अगर मैं ऑप्शंस पे जाऊँ तो मेरा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि A + B की वैल्यू 4 है, लेकिन दूसरा ऑप्शन मेरा गलत है, क्योंकि A - B 0 आएगा, दे उसने 2 रखा है, इसका मतलब B ऑप्शन जो है वो गलत है, A ऑप्शन सही है, ठीक है। अच्छा अगर मैं C ऑप्शन पर जाऊँ, किस पर जाऊँ, C ऑप्शन पे चलते हैं, चलिए। अच्छा C ऑप्शन क्या कहता है, लेंथ ऑफ डायगोनल PQRS। तो लेंथ ऑफ डायगोनल तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं हम, इसके डायगोनल की लेंथ बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो PQ + QR = PR, राइट। तो अगर मैं PR लिखूँ तो PR कितना आएगा भाई, PR आएगा PQ + QR, ठीक है। अच्छा QR क्या है, बेसिकली PS ही तो है, तो P है ना, PS और QR एक ही बात है। तो यहाँ से PQ + PS लिख सकता था, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 2A I कैप। तो आपको उसकी लेंथ चाहिए थी, तो उसकी लेंथ कितनी आएगी 2A, यानी आंसर आएगा 4। तो ये आंसर भी सही है, क्लियर। अच्छा चौथे ऑप्शन पे अगर मैं जाऊँ तो चौथा ऑप्शन पता है क्या कह रहा है, चौथा ऑप्शन कह रहा है एंगल बाइसेक्टर। किसका एंगल बाइसेक्टर चाहिए, PQ और PS का। तो PQ और PS का अगर आप एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे तो आप PQ ± PS निकाल लीजिए भाई, एंगल बाइसेक्टर तो चाहिए आपको, तो PQ ± PS निकाल लीजिए। अगर PQ + PS लेते हैं तो 2AI कैप आएगा, अगर आप PQ - PS लेते हैं तो 2BJ कैप आएगा। इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन λ × I + J की फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ठीक है। तो W एक एंगल बाइसेक्टर नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अगर मैं आंसर स्टिक करूंगा तो A इज द करेक्ट आंसर, B इज द रॉन्ग आंसर, C इज द करेक्ट आंसर, D इज द रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर इज A and C। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसका जो क्वेश्चन है पेपर 2 का, इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। तो करते हैं I = 0 से लेकर P तक, तो लिखा हुआ है। अच्छा MCI, इसको अभी तो मैं ऐसे रख रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने क्या लिखा, इसको मैंने लिखा n + I, है ना। इसको लिखा मैंने P फैक्टोरियल, इसको लिखा n + I - P फैक्टोरियल। ओके इधर आ जाइए, इसको क्या लिखेंगे n + P फैक्टोरियल, उसको लिखेंगे P - I फैक्टोरियल, और उसको लिखेंगे n + I फैक्टोरियल। श्योर। अच्छा कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो गया। अच्छा कैंसिल होने के बाद मैं सोच रहा हूँ कुछ बन जाए तो अच्छा है मेरे लिए, है ना। तो मैंने उसके लिए दिमाग लगाना चालू किया। दिमाग लगाना चालू कैसे किया, आप एक काम करो, n + P फैक्टोरियल दिख रहा है, n P फैक्टोरियल दिख रहा है, तो अगर इसको मैं n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो बताइए ये टर्म क्या कह रही है, ठीक है ना। ये टर्म कुछ कह रही है, बिल्कुल कह रही है सर। तो ये टर्म क्या बन गई भाई, है ना, ठीक। तो PI = 0 से लेकर P तक, ये तो MCI है ही, बिल्कुल है सर। अच्छा ये चीज़ क्या बन गई, n + P फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल P फैक्टोरियल, तो क्या बन गया ये n + P CP बना, ठीक है। अच्छा बचा कौन सा, ये वाला पार्ट बचा, ये वाला पार्ट बचा और ये वाला पार्ट बचा। ये n फैक्टोरियल का काम कर रहा है, ये r फैक्टोरियल का काम कर रहा है, ये n - r का काम कर रहा है। तो क्या बन गया NCR, है ना। NCR का मतलब हो गया NCP - I। अब चूंकि I = 0 से लेकर आपका समेशन चालू हो रहा है, तो चूंकि इस वाले पार्ट में तो I है ही नहीं, तो इस वाले पार्ट को आप बाहर ले लीजिए। तो
एन प्लस पी, सी पी को आपने बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, आई इक्वल्स टू 0 से लेकर पी बचेगा, बिल्कुल ठीक है, एम सी आई बचेगा, बिल्कुल ठीक है, और ये बचेगा एन सी पी माइनस आई बचेगा। यहाँ तक आ गया। अच्छा यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ तक आने के बाद अब मैं यहाँ पर भाई रखता जाता हूँ वैल्यू, आई की वैल्यू 0 रखता हूँ, आई की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो मैं रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, ये पोर्शन आपका एज इट इज चल रहा है, ये तो चलता रहेगा। यहाँ पर आप आई की वैल्यू 0 रखिए, कितना आएगा, एम सी 0 एन सी पी प्लस एम सी 1 एन सी पी माइनस 1, है ना, ऐसे चलता जाएगा, है ना। फिर आप 2 रखेंगे तो एम सी 2, है ना, ये समझदार हैं आप लोग, एम सी 2 एन सी पी माइनस 2, और लास्ट में अगर आप पी रखेंगे तो कितना आएगा भाई, एम सी पी आएगा, और यहाँ कितना आएगा, एन सी 0 आएगा, ये आ जाएगा। अब इस तरह के पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको पता है हमेशा क्या करना होता है, इस तरह के पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमेशा 2 सीरीज लेके चलते हैं हम, ठीक है। कितनी सीरीज लेके चलते हैं, 2 सीरीज लेके चलते हैं। कितनी सीरीज लेके चलते हैं, 2, ठीक। तो पहली सीरीज लेके चलता हूँ एम में, और एक दूसरी सीरीज लेके चलेंगे एन में। तो हमने 1 प्लस एक्स की पावर एम लिखा। अच्छा 1 प्लस एक्स की पावर एम क्या होता है भाई, एम सी 0 प्लस एम सी 1 इंटू एक्स प्लस एम सी 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और लास्ट में लिखेंगे हम एम सी एम एक्स की पावर, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। अच्छा दूसरी सीरीज में लिख रहा हूँ 1 प्लस एक्स की पावर एन में, तो क्या लिखूंगा मैं, ये लिखूंगा एन सी 0 प्लस एन सी 1 इंटू एक्स, है ना, क्लियर। अच्छा आप देखो एन वाले पार्ट में मुझे चाहिए है ना, पी टाइप की टर्म्स मुझे चाहिए। तो देखिए यहाँ पर चलेंगे तो एन सी पी एक्स की पावर भी कहीं ना कहीं आएगा, आएगा ही आएगा यार, ऑब्वियसली बात है। यहाँ 1 है तो यहाँ एक्स की पावर 1 है, फिर 2 होता तो यहाँ एक्स स्क्वायर होता, 3 होता तो क्यूब होता, पी है तो पी होगा पक्का। इसे जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी, ये होगी। इसे जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी, 2 में होगी, है ना, ऐसे चलता जाएगा, एन सी पी एक्स की पावर पी एंड सो ऑन, क्लियर। इससे पहले वाली टर्म क्या होगी भाई, पी माइनस 2 हो जाएगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक। तो जब मैंने फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा, ये 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन आएगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको तो सिर्फ वो ढूंढना है जो आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए, आपको तो ये टर्म चाहिए, आपको तो ये एक्सप्रेशन चाहिए। तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो एम सी 0 के साथ चाहिए एन सी पी, साथ में क्या आ रहा है भाई, एक्स की पावर पी आ रहा है। फिर एम सी 1 के साथ ये चाहिए, साथ में क्या आ रहा है, एक्स की पावर पी आ रहा है, ठीक है। तो जो आपको रिक्वायर्ड है वो किसका कोफिशिएंट है, एक्स की पावर पी का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो जो आपको रिक्वायर्ड है वो किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर पी, है ना। तो आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर पी इन लेफ्ट हैंड साइड में बराबर होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर पी इन राइट हैंड साइड में। बिल्कुल मेरी बात समझ में आ रही है, 100% आनी चाहिए, ठीक है। तो एक्स की पावर पी का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो इस एक्सप्रेशन में एक्स की पावर पी का कोफिशिएंट लिखना अगर किसी को नहीं आता तो वो बहुत ही बड़ा वाला है, एम प्लस एन सी पी आएगा। कितना आएगा, एम प्लस एन सी पी आएगा, क्लियर। तो क्या मेरे पास एफ ऑफ एम एन निकल गया, बिल्कुल निकल गया। क्यों, क्योंकि ये चीज़ तो अलग से थी ही पहले से, और ये चीज़ मैंने निकाल ली। इस चीज़ की वैल्यू कितनी आ गई है, एम प्लस एन सी पी, कितनी आ गई है, एम प्लस एन सी पी, ठीक है। तो इसको हटाकर मैं लिख रहा हूँ एम प्लस एन सी पी, करेक्ट। तो ये लिख दीजिए सर, ये तो सी था ही, और ये मैंने हटा के लिख दिया एम प्लस एन सी पी। दिस इज व्हाट, दिस इज एफ ऑफ एम कॉमा एन कॉमा पी। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब करना क्या था भाई, हमें सारा खेला खाली जी के लिए करनी थी, तो हमने जी पर गए। तो जी के लिए तो बहुत आसान हो जाएगा, जी ऑफ एम एन इक्वल्स टू क्या आएगा, पी इक्वल्स टू 0 से एम प्लस एन, है ना, एफ एन कॉमन पी लिख देते हैं। तो एन प्लस पी सी पी, यहाँ कितना आएगा, एम प्लस एन सी पी, यहाँ कितना लिखा हुआ है, एन प्लस पी सी पी। बहुत ही बढ़िया है, तो ये कैंसिल हो गया। इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बढ़िया कुछ हो भी नहीं सकता था इस क्वेश्चन में, कैंसिल हो गया। अब आप पी की वैल्यू रखो, है ना, पी की वैल्यू 0 प्लस पी की वैल्यू 1, है ना, और पी की वैल्यू आप रखेंगे एम प्लस एन, ठीक। तो जो बच्चा पूरे साल पढ़ता है उसे तो पता ही है कि किसका फॉर्मूला, एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 प्लस एन सी 3 क्या होता है, 2 की पावर एन होता है। तो ये 2 की पावर एम प्लस एन हो गया, ये 2 की पावर एम प्लस एन हो गया। यानी आप सोचो जिसके लिए आपने मेहनत की वो क्या निकल कर आया, वो निकल कर आया 2 की पावर एम प्लस एन, ठीक है। अब एक एक करके भैया ऑप्शंस पे चले जाओ, एक एक करके आप ऑप्शंस पे जाइए। तो एक एक करके मैं ऑप्शंस चेक कर रहा हूँ आपके सामने, है ना। तो ऑप्शंस अगर हम देखें तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है ना। मेरे पास जो ऑप्शन लिखे हुए हैं मैं उन्हें ऑप्शंस की बात करता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर मेरे पास पहला है जी ऑफ एन कॉमा एन, तो यही आएगा। तो जी एन कॉमा एन भी यही रहेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन सही है ना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही करेक्ट है।
अच्छा अब हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन पर, m कॉमा n प्लस वन पर, ठीक है, m कॉमा n प्लस वन पर। अब मैं दूसरे ऑप्शन पे जाता हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है, m कॉमा n प्लस वन। चलिए तो m कॉमा n प्लस वन निकालते हैं। m कॉमा n प्लस वन कितना आएगा भाई, 2 की पावर m प्लस n प्लस वन आएगा। अच्छा आप बताइए दूसरा ऑप्शन क्या है इसका भाई, है ना, g m प्लस वन ये आ गया। चलिए ठीक है, और m प्लस वन कॉमा n निकालेंगे तो भी सेम ही आएगा भाई, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो भी सेम ही आने वाला है। ये लीजिए, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, अब तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं। तीसरा ऑप्शन है जी टू m कॉमा 2n, कितना आ जाएगा वो, यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 2m प्लस 2n आएगा, है ना, यही आएगा। ठीक है, तो 2 की पावर m प्लस n का स्क्वायर नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, 2 की पावर 2 कॉमन आ गया, m प्लस n, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर। अगर क्या चीज़ है भाई, ये चीज़ बन गई g ऑफ m कॉमा n का होल स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है सर, तो क्या मेरा ऑप्शन सी सही है, मेरा ऑप्शन सी गलत है, क्या मेरा ऑप्शन डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ए ऑप्शन सही है, बिल्कुल ठीक, क्या मेरा बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल ठीक, क्या मेरा सी ऑप्शन सही है, गलत है, क्या मेरा डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल ठीक। तो आंसर आएगा ए बी डी। क्या आंसर आएगा बेटा इस क्वेश्चन का, ए बी डी। ओके बेटा, अब हम पेपर 2 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, न्यूमेरिकल टाइप है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे क्वेश्चन को। एन इंजीनियर इज रिक्वायर्ड टू विजिट अ फैक्ट्री फॉर एग्जैक्टली 4 days ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 days ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की पहली 15 तारीखों में से इंजीनियर को फैक्ट्री विजिट करना है 4 दिन पर। बहुत सारी पता नहीं लंबी चौड़ी क्या क्या कहानी लिख देते हैं। अगर आप देखो तो ये बहुत सिंपल बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा पीएनसी का, बहुत जल्दी विद इन 30-40 सेकंड्स आप सॉल्व कर सकते हो इसको, अगर आपने ऐसी प्रैक्टिस करी है और ज़रूर करी होगी। देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वेज इन विच सच विजिट्स टू अ फैक्ट्री कैन बी मेड बाय एन इंजीनियर ड्यूरिंग द 1 to 15 जून, मतलब एक मंथ के अंदर, कोई एक मंथ ले लिया जून का, उसमें फर्स्ट 15 डेज में से उसे 4 बार फैक्ट्री को विजिट करना है, बट वो 4 डेज जो है वो कोई कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। सो ऐसे हम करते हैं भाई, जब भी हमें चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं और वो चीज़ें कॉन्जिक्यूटिव नहीं होती, तो हमने मेथड सीखा बेटा, हम उसे गैप मेथड से सेलेक्ट करते हैं। सो नंबर ऑफ डेज जो सेलेक्ट करने, टू बी सेलेक्टेड कितने हैं भाई, 4। तो नॉट सेलेक्टेड डेज कितने होंगे, आउट ऑफ 15 अगर आपको 4 सेलेक्ट करने तो नॉट सेलेक्टेड कितने होगा भाई, 11 होंगे। इन 11 डेज के बीच में गैप कितने होंगे, 12। तो अगर जो मुझे 4 डेज सेलेक्ट करने वो इन 12 गैप्स में से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 12C4 से, तो दैट विल बी द डायरेक्टली नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द नंबर ऑफ विजिट्स फॉर दैट इंजीनियर। 4 दिन जिनमें वो कभी कॉन्जिक्यूटिव नहीं किया हुआ। बस अब आपको ये कैलकुलेट करना है बेटा, 12 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। आई होप ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे, तो आपका करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 495। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी जो है पीएनसी से रिलेटेड है। इन्होंने डायरेक्ट 2 क्वेश्चन जो है पीएनसी से उठा के दे दिए इस बार, है ना। तो क्या बोल रहा है, इन अ होटल, और ये भी बहुत सिंपल है, इन अ होटल 4 rooms आर अवेलेबल, 6 persons are to be accommodated in these 4 rooms in such of way such that at least 1 person is given to 1 room and एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा 2 person होंगे। तो हम कितने तरीके से 6 लोगों को 4 रूम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बेटा जब डिस्टिंक्ट चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है तो हम उसको किसके थ्रू कर सकते हैं बेटा, ग्रुपिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अच्छा, कंडीशन जो क्वेश्चन में दे रखी है वो हमें फुलफिल करनी है। तो देयर आर 6 persons और 6 persons के अपन को 4 ग्रुप्स बनाने हैं, तो भी डिवाइडेड इनटू 4 rooms, तो 4 ग्रुप्स बना लें। मैक्सिमम 2 और मिनिमम 1 पर्सन हमें रखना है। तो अगर मैं मान लीजिए यहाँ 1-1-1 रखता हूँ, मतलब मैं भी ग्रुपिंग कर रहा हूँ, 6 लोगों के 4 हिस्से कर रहा हूँ। तो अगर मैं 6 को एक के 3 ग्रुप्स में बांटता हूँ तो 3 लोग बचेंगे। अब मैं मैक्सिमम 3 कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे मैक्सिमम 2 रखने हैं ग्रुप में, तो इसका मतलब मुझे जो ग्रुपिंग करनी पड़ेगी वो कुछ इस तरह से करनी पड़ेगी। और इसके अलावा 6 लोगों की 4 रूम्स के लिए ग्रुपिंग, इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 2। तो पहले तो हम नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग करते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ, अगर हम ग्रुपिंग कैलकुलेट करें तो कितना आएगा बेटा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब 2 इक्वल ग्रुप्स हैं और 2 इक्वल ग्रुप्स हैं, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। अब वेज ऑफ डिवाइडिंग या डिस्ट्रीब्यूशन, वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन
इन 4 rooms. अब हमें इन्हें 4 rooms में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, करेक्ट है? दैट विल बी योर फाइनल आंसर. तो 720 divided by 16 into 4 factorial, that is 24. ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, हमें इसे कैलकुलेट करना है. लेट अस कैलकुलेट दिस. 4 4 दा 16, 4 6 दा 24, 2 2 दा 2 3 दा, और 2 को ये डिवाइड करेंगे तो दिस विल बिकम 360. 360 into 3 1080. So the correct answer for this question comes out to be 1080. Okay. Okay students, now question number 15. प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बेटा, और ठीक है, अब एवरेज आप इसको मान सकते हो. क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं. 2 फेयर डाइस ईच विथ फेसेस नंबर्ड. 2 फेयर डाइस हैं, 1 से लेके 6 तक उन पे नंबर्स हैं, दोनों को रोल्ड टुगेदर. एंड द सम ऑफ द नंबर्स, उन दोनों का जो सम है उसको ऑब्जर्व करते हैं. तो बेटा सम की मिनिमम दो डाइस की सम की मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम जो है 12 हो सकती है. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द सम इज आइदर प्राइम नंबर और अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, तो हम पहले इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि सम इज प्राइम नंबर, कि सम जो होगा वो प्राइम नंबर होगा. तो चलिए, प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है उसकी कैसे देख लेते हैं. सम मैंने बोला 2 से लेकर 12 तक. 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और 11 हो सकता है. ठीक है ना. सम 2 होने का तो एक ही चांस है बेटा, 1 और 1 आ जाए डाइस पे. 3 आने के लिए 1, 2 या 2, 1. ठीक है. अच्छा, 5 के लिए क्या क्या चॉइसेस है, 1, 4, 2, 3, 3, 2 या 4, 1. सही है. 7 के लिए क्या क्या चॉइसेस है, 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1. और 11 के लिए क्या चॉइसेस है, 6, 5 और 5, 6. ठीक है. तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आउट ऑफ 36. सो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 15/36. ठीक है. अच्छा, हम इस बात की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं कि सम इज परफेक्ट स्क्वायर. सम इज परफेक्ट स्क्वायर, यही दोनों चीज़ों की बात हो रही है. अच्छा, सम परफेक्ट स्क्वायर होगा तो मतलब सम क्या क्या हो सकता है बेटा, 2 से लेकर 12 तक परफेक्ट स्क्वायर 4 होगा या 9 होगा. सही है. 4 होने के क्या चॉइसेस हैं, 2, 2 आ जाए, या 1, 3 आ जाए, या 3, 1 आ जाए. अच्छा, 9 कैसे कैसे आ सकता है. 9 आने के चॉइसेस क्या क्या है भाई. 9 आने के चॉइसेस हैं 3, 6, 4, 5, 5, 4 या 6, 3. 4 आउटकम्स इसके लिए पॉसिबल है. 4 और 3 7. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 7/36. ठीक है. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और आगे क्या कह रहा है. ये तो जो 2 इवेंट्स दिए थे उसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली. अच्छा, अब वो कह रहा है दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द सम इज आइदर अ प्राइम और अ परफेक्ट स्क्वायर. ये प्रोसेस तब तक करते हैं, तो हमने उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली. सपोज द सम टर्न्स आउट टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी अ प्राइम नंबर. अच्छा, सम जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आता है. हमने डाइस फेंकी, पहली बार 2 डाइस फेंकी, सम जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए. प्रोबेबिलिटी सम कम्स परफेक्ट स्क्वायर बिफोर किसके, बिफोर प्राइम नंबर. ठीक है. इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है. फर्स्ट चांस में आ जाए 7/36 प्लस. अब दूसरी बार, अब ऐसा हो सकता है हमने पेयर ऑफ डाइस फेंकी, तो फर्स्ट टाइम पे जो फेंकी तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, तो हम नहीं चाहते कि प्राइम नंबर भी आए. तो ना परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए ना प्राइम नंबर आना चाहिए. तो पहले हम इस बात की, यहां पर मैं अलग से एक प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेता हूं. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम यूनियन परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है ना. अच्छा, अब आप इन दोनों को देखो तो कोई केस कॉमन नहीं है. 2, 3, 5, 7, 11 और इसके हैं 4 और 9. तो दोनों का यूनियन मतलब इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम. तो 15 + 7 इट विल बी 22/36. ठीक है. अच्छा, मैं क्या चाहता हूं, जब मैंने डाइस को फेंका, पेयर ऑफ डाइस को फेंका, तो पहली बार में परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए बिफोर प्राइम नंबर. तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी. अब मैंने डाइस फेंकी, ऐसा जरूरी नहीं कि पहली बार में आए. तो पहली बार में अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा तो प्राइम नंबर भी नहीं आना चाहिए. दोनों के साथ होने की प्रोबेबिलिटी 22/36 है, तो दोनों के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 14/36 होगी. और फिर मैं जब डाइस को फेंकूं तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर आ जाए.
ठीक है, मैंने पहली बार पेयर ऑफ डाइस को फेंका, प्राइम नंबर नहीं, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो प्राइम भी नहीं आना चाहिए। दूसरी बार परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो प्राइम नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं परफेक्ट स्क्वायर पहले आए, है ना। और फिर तीसरी बार जब मैं फेंकूं तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो ये एक ऐसी इन्फिनाइट सीरीज जो है बनती चली जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में बोला है इफ p इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस परफेक्ट स्क्वायर इज एन ऑड नंबर। ये तो इवेंट हो चुका है, अब इस इवेंट के होने में भी वो वाले केस निकालो जब परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ क्या हो रहा था, एक ऑड नंबर हो रहा था, सॉरी माय मिस्टेक, ऑड नंबर के कारण परफेक्ट स्क्वायर बना था। तो उसमें भी अब मेरा इसका मतलब फेवरेबल क्या हो गया भाई, 4 आउट ऑफ 36 केसेस, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो मुझे निकालनी, ये तो टोटल आउटकम्स हो गए। इसमें से भी फेवरेबल वाले कौन से, जब सिर्फ ये 4 ऑड नंबर्स के जो परफेक्ट स्क्वायर है वो ऑड नंबर हो, तो इन 4 केस के कारण। तो 4/36 प्लस 14/36 इंटू 4/36 प्लस 14/36 इंटू 14/36 इंटू 4/36 एंड सो ऑन, divided by 7/36 plus 14/36 into 7/36 and so on। तो दोनों इन्फिनाइट सीरीज हैं, इन्फिनाइट सीरीज का सम a अपॉन 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है क्या। तो ये फाइनली सॉल्व होकर सब तो कट गया है ना, तो सिर्फ 4/7 बचा और इसकी वैल्यू उन्होंने p के बराबर दे रखी है। और क्वेश्चन में हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है बेटा, 14p की वैल्यू पूछ रहा है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 14p, 7 2 the 14, 4 2 the 8। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस विल बी 8, ठीक है बेटा। ओके बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। इसमें एक फंक्शन डिफाइन किया है, 0 से 1 फंक्शन का क्वेश्चन है और अगेन बहुत सिंपल है। मुझे उम्मीद है कि बहुत आप में से बहुत लोगों ने ये वाला क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करते टाइम कहीं ना कहीं ज़रूर किया होगा, ठीक है ना। एक फंक्शन है f4 अपॉन 4 + 2 और फंक्शन 0 से 1 में डिफाइंड है। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 1/40 प्लस f of 2/40 से लेकर f of 39/40 माइनस 1/2। तो बेटा इसमें जो ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ होती है वो f of 1/40 और f of 39/40 के अगर मैं इनपुट्स देखूं, अगर ये इनपुट x लिखा हुआ है तो ये वाला इनपुट 1 माइनस x लिखा हुआ है, दोनों को ऐड करके 1 आ रहा है। तो अगर मेरे पास fx है और मैं अगर आपसे बोलूं कि हमें f of 1 माइनस एक्स कैलकुलेट करना है, मतलब 4 रेज़ टू द पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 4 रेज़ टू द पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 अपॉन 2 प्लस 4 रेज़ पावर एक्स आ जाएगा। इसको 4 रेज़ पावर 1 अपॉन 4 रेज़ पावर एक्स लेकर एलसीएम लेके ये बन जाएगा। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानूं और इसे इक्वेशन 2 मानूं और इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास फंक्शन fx प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स, देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम, 4 रेज़ पावर x प्लस 2 कट जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है। fx प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 1 आ रही है। तो इसका मतलब हमें जो सीरीज दे रखी है f ऑफ 1/40 प्लस f ऑफ 2/40, ऐसे चलते चलते यहाँ पर बीच में f ऑफ 19/40 प्लस f ऑफ 20/40 प्लस f ऑफ 21/40 टिल लास्ट f ऑफ 39/40 माइनस f ऑफ 1/2 आएगा, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको बोला है इसका और इसका तो पेयर बन गया, ये x है तो ये 1 माइनस एक्स, ऐसे f ऑफ 2/40 और इससे पहले f ऑफ 38/40 का पेयर बन जाएगा, f ऑफ 19/20 और f ऑफ 21/40, इन दोनों को ऐड करके x और 1 माइनस आ रहा है। बीच में ये बचा, ये कितना है बेटा, 20/40 f ऑफ हाफ। क्या ये f ऑफ हाफ इस माइनस f ऑफ हाफ से कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल 1 से लेके 39 में एक टर्म को हटा के 38 टर्म्स है। तो 38 टर्म्स में कितने पेयर्स होंगे बेटा, 19 पेयर्स, और हर इन एक पेयर का सम fx प्लस f ऑफ 1 माइनस एक कांस्टेंट 1 है। तो इसका मतलब हम जब इनको ऐड करेंगे तो 19 बार 1 + 1 + 1 आएगा। तो टोटल सम कितना हो जाएगा बेटा इसका, सो द टोटल सम ऑफ दिस सीरीज विल बी 19, करेक्ट, सिंपल है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 बेटा करते हैं हम सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 17 पे हमें एक फंक्शन f डिफाइंड है, ऑल रियल टू ऑल रियल इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, और उसका जो डेरिवेटिव है f डैश वो भी हमें कंटिन्यूस दे रखा है ना। डेरिवेटिव ऑफ f फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, f ऑफ पाई की वैल्यू -6, एंड देन अनदर कैपिटल fx फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम 0 to pi is such that capital fx is defined with small fx, integral 0 to x fx dx, ठीक है। अच्छा ft dt, सॉरी
0 to x ft dt. So what we can do, you can apply Leibniz here, you can differentiate both sides with respect to x, so f dash x will come out to be fx. ठीक है, so capital F dash is nothing but the derivative of capital F dash x is nothing but fx. So the question is saying then, and if an equation is given, integral equation 0 to pi f dash x into cos x dx, मैंने cos x मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इंटीग्रल 0 to pi capital fx into cos x dx is equals to 2. So the question is asking what is the value of small f of 0, right? So what I'll do is I'll keep this function as it is and I'll apply by parts in this because I know the derivative of f dash x is small fx. So what I'll be doing is I'll assume it as a first function and this as a second function, and I'll apply the formula of by parts of keeping first function as it is and integration of second function from limit 0 to pi minus integral 0 to pi capital f dash x into sin x dx. Now if you put limit in this, sin pi is 0 and sin 0 is 0, so this becomes 0. So the next it becomes 0 to pi f dash x cos x minus, in place of capital F dash x, in place of capital F dash x I can place fx, so this becomes fx into sin x dx. If you observe it clearly, बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव लिखा हुआ है. ये किसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव लिखा हुआ है? दिस इज डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स. सही बात है क्या बेटा? f का डेरिवेटिव f डैश एक्स कॉस एक्स एज इट इज, फिर f x एज इट इज कॉस एक्स डेरिवेटिव माइनस sin x. तो जब इंटीग्रल करेंगे और सब कंटिन्यूस फंक्शन जो है ऑलरेडी दे ही रखे हैं, तो हम इसको डायरेक्टली f x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं फ्रॉम लिमिट 0 to pi and its value is given to be 2. So on putting the values, f of pi into cos pi is minus 1 minus f of 0 cos 0 is 1 is equals to 2. The value of f of pi is given in the question as minus 6. So putting the value of f over minus 6, you get the f of 0 value as 6 minus 2, that is 4. So the correct answer of this question comes out to be 4. Okay. So आप देख सकते हैं इस बार के जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, दे आर नॉट दैट मच टफ. इस पेपर के हम थोड़ा सा ध्यान से अगर सॉल्व करें तो हम इजीली इनको सॉल्व कर पाएंगे. ओके ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 18th, द लास्ट न्यूमेरिकल टाइप. a function is defined from 0 to pi, ध्यान रखें थीटा 0 से पाई, एंड f of थीटा की डेफिनेशन हमें दे रखी है. अच्छा, आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, क्वेश्चन में इतने सारा डेटा ऐसे कंफ्यूज करने के लिए पता नहीं क्या क्या दे रखा है कि सपोज द फंक्शन हैज अ लोकल मिनिमम एट थीटा प्रिसाइसली एट लैम्डा 1 थीटा लैम्डा 2 थीटा, ऐसे लैम्डा 1 पाई लैम्डा 2 पाई, ऐसे मतलब उसने बोला है कि 0 से पाई, जब थीटा 0 से पाई है तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू अकर करती है कुछ थीटा की पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए. वो थीटा है लैम्डा 1 पाई लैम्डा 2 पाई एंड सो ऑन, जहाँ लैम्डा 1 लेस देन लैम्डा 2, मतलब पता नहीं इतना सारा डेटा कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं. अगर आप इसको सॉल्व करो, भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कितना हो गया बेटा? ये 1 प्लस साइन 2 थीटा हो गया. अच्छा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की पावर 4, एक बार स्क्वायर करो तो क्या ये 1 माइनस साइन 2 थीटा और एक स्क्वायर बचा रहेगा. अब आप ध्यान से देखो तो स्क्वायर अगर इसका कर दें तो हमें साइन 2 थीटा में क्वाड्रेटिक जो है बनती हुई दिखेगी. क्या बनेगी भाई ये क्वाड्रेटिक? 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा. ठीक है, तो ध्यान से अगर क्लब कर लो तो ये बन गया साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा प्लस 2. अब हमें किसी भी फंक्शन की, मान लीजिए इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक दिख रही है, परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं भैया हम इसको. तो ये साइन 2 थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, करेक्ट है क्या? अच्छा, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर तो प्लस कितना आएगा भाई? 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7/4 आ जाएगा. ठीक है क्या? तो एफ थीटा ठीक है ना, मिनिमम जो होगी वो कितनी होगी? 7/4. और ये कब अकर करेगी बेटा? ये तब अकर करेगी जब साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा? 1/2. अब अगर थीटा की रेंज क्वेश्चन में देखो, ये देखो फंक्शन डिफाइन है 0 से पाई, तो अगर थीटा 0 से पाई में डिफाइन था तो 2 थीटा जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 पाई जाएगा. अच्छा, 0 से 2 पाई में साइन 2 थीटा हाफ कब होगा बेटा? 2 थीटा हाफ होगा एक तो π/6 पर और एक 5 π/6 पर. तो थीटा की वैल्यूज π/12 आ गई
और 5 पाई बाई 12 आ गए। अब आपसे बोल रहा है लैम्डा 1 लैम्डा 2, अरे मतलब कौन लैम्डा 1 कौन लैम्डा 2 से क्या मतलब? वैसे तो लैम्डा 1 पाई का कोफिशिएंट 1/12, लैम्डा 2 5/12 क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हमें तो वैसे भी सम निकालना है उनका, तो अगर सम निकालोगे लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 तो 6/12 मतलब 0.50। बाकी तो आप देखो डेसिमल में कैसे बोला हमने, 2 डिजिट्स तक लिखना है शायद, तो 2 डिजिट्स तक का ये आंसर लिखना है, तो ऐसे मेंशन करना होगा आपको उसको। क्लियर है? तो अगेन सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट हम इसका आंसर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके।